इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं का विज्ञान का सत्र 2024 से 25 का CBSE पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस बताने वाला हूं। यानी कि आपका 2025 में जो विज्ञान का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर यानी कि कौन कौन से अध्याय आएंगे तथा कौन कौन से अध्याय से आपका कौन कौन से टॉपिक बेसिकली डिलीट कर दिया गया है, यानी कि किस किस टॉपिक से जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, वह टॉपिक्स बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस जो है वो आपके पुराने NCERT बुक के हिसाब से बताने वाला हूं। यानी कि आपका NCERT बुक जो है वो बदल गया है, अपडेट हो गया है, तो उसमें चैप्टर की संख्या जो है, चैप्टर नंबर वो अलग हो सकता है, लेकिन चैप्टर अध्याय का नाम जो है वो वही रहने वाला है। तो आप ये सिलेबस अपने बुक में टिक लगा सकते हो या अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोर्स की संरचना देख लेते हैं कि आपके किस अध्याय से जो है वो कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके कुछ इकाई बनाए गए हैं, उसी इकाई के अनुसार जो है आपके चैप्टर को विभाजित कर दिया गया है। हालांकि विज्ञान को जो है वो 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है, यानी कि 3 ब्रांचेस में बांटे गए हैं, जिसमें आपका रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान आता है। तो इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर जो है वो अंकों को विभाजित नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर आपके 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका पहला इकाई है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो इसमें आपका अध्याय 1, 2, 3 तथा 4 आता है पुराने बुक के हिसाब से। नई बुक के हिसाब से अध्याय का नाम बताया जाएगा, वो आप मैच कर सकते हो। तो जो आपके 25 नंबर का आने वाला है, यानी कि अध्याय 1, 2, 3, 4 जो है वो आपके 25 नंबर का होने वाला है। फिर आपका दूसरा इकाई है सजीवों का संसार। इसमें आपका अध्याय 6, 7, 8, 9 रहने वाला है, जो कि आपका 25 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इन चारों अध्याय से। फिर आपका इकाई 3 है प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसमें आपका अध्याय 10 तथा 11 आता है। ये दोनों चैप्टर जो है आपके 12 नंबर का रहने वाला है। फिर आपका अगला इकाई है चौथा विद्युत का प्रभाव, जिसमें आपका अध्याय 12 तथा 13 आता है। ये दोनों चैप्टर मिलाकर के आपका 13 अंक का होने वाला है। फिर है आपका 5वां और अंतिम इकाई प्राकृतिक संसाधन, जिसमें एक ही चैप्टर आता है 15वां, जो कि अकेला ये चैप्टर 5 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके कौन कौन से चैप्टर जो है वो कितने नंबर का रहने वाला है, यानी कि कितने अंक का रहने वाला है। अब चलिए आपको मैं फुल डिटेल में सिलेबस आपका बता देता हूँ। साथ ही चैप्टर्स के साथ, अध्याय के साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इस अध्याय से आपके कौन कौन से प्रयोग रहने वाले, यानी कि प्रैक्टिकल जो है वो आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका रासायनिक विज्ञान का पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस अध्याय से जो है आपका अंतिम टॉपिक, यानी कि टॉपिक नंबर 3.1 है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है। इसके 2 छोटे छोटे टॉपिक से आपके संक्षारण तथा विकृत गंधिता। तो ये दोनों टॉपिक जो है वो रिलेटेड है, यानी कि इस टॉपिक से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि नई वाले बुक में ये दोनों टॉपिक्स होंगे ही नहीं, और जो चैप्टर रिलेटेड है वो चैप्टर नई वाले बुक में होंगे ही नहीं। तो आप ये देख सकते हो, आप चैप्टर का नाम देख सकते हो और उसके अनुसार अपने बुक में जो है निशान या टिक लगा सकते हो तथा अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो। तो पहला अध्याय है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि कंप्लीट चैप्टर आएगा, बस ये लास्ट वाला टॉपिक आपका छोड़ के, यानी कि संक्षारण और विकृत गंधिता से कोई सा भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो अब अध्याय 1 से आपका प्रयोग क्या रहने वाला है। तो अध्याय 1 से आपका प्रयोग नंबर 1 है जल तथा चूने, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के बीच अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रियाएं हैं जल तथा चूने, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के बीच। फिर आपका है फेरस सल्फेट क्रिस्टल पर उष्मा का प्रभाव, लोहे की कीलों पर कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर तथा जलीय सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के विलयन में अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रियाएं आपको करने हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है, प्रयोग में। और इन अभिक्रियाओं को आपको संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तथा द्विस्थापन अभिक्रियाएं, इन चारों अभिक्रियाओं में विभाजित करना है। यानी कि ये चारों अभिक्रियाएं करने हैं प्रैक्टिकल में, और आपको अभिक्रियाओं के इन 4 भागों, यानी कि संयोजन, विस्थापन, वियोजन तथा द्विविस्थापन में वर्गीकृत करना है। यानी कि आपको यह बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। फिर आपका रासायनिक विज्ञान से ही अध्याय 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसमें आपका
ये कंप्लीट अध्याय रहने वाला है इस चैप्टर से, यानी कि इस अध्याय से आपके सिलेबस में कुछ भी डिलेटेड नहीं है। ये पूरे के पूरे चैप्टर आपके सिलेबस में रहने वाला है, इस चैप्टर से कुछ भी डिलेटेड नहीं है। ये कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इस अध्याय से आपका प्रयोग क्या रहने वाला है? तो पहला प्रयोग है आपका पीएच पेपर या सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके ये जो नमूने दिए गए हैं इसका पीएच आपको ज्ञात करना है, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु एथेनोइक अम्ल तथा नींबू का रस, जल, तनु हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन, इन सभी के आपके पीएच मान जो है वो ज्ञात करने हैं प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग में। फिर आपका दूसरा प्रयोग है एक अम्ल तथा क्षार यानी कि HCl तथा NOH का निम्न नमूने के साथ अभिक्रिया करके उसके गुणों का अध्ययन करना, यानी कि लिटमस विलयन जो कि लाल नीला होगा, और जिंक धातु, ठोस सोडियम कार्बोनेट, इनके गुणों का जो है वो आपको अध्ययन करना है। फिर आपके रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से अध्याय 3 है धातु एवं अधातु। ये भी चैप्टर अध्याय जो है आपका काफी बढ़िया है। इस अध्याय से भी कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ये कंप्लीट अध्याय आपके एग्जाम में दिया गया है, यानी कि धातु एवं अधातु ये कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर से भी कुछ भी रिलेटेड नहीं है। इस चैप्टर से प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल आपका क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर जिंक यानी कि Zn, आयरन यानी कि लोहा Fe, कॉपर यानी कि Cu, एल्यूमिनियम यानी कि Al, इन धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया करवाना है। जिंक सल्फेट का विलयन, आयरन सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन। तो ये आपके लवण है, इन लवणों के साथ जो है वो आपको इनकी अभिक्रिया करवानी है, यानी कि जिंक, आयरन, कॉपर तथा एल्यूमिनियम ये धातु है आपके चारों। इन धातुओं का जो है आपको सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवानी है, यानी कि जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ इनकी अभिक्रियाएं करवानी है। आपका अध्याय 4 ये भी आपके रासायनिक विज्ञान में ही आता है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये भी कंप्लीट अध्याय जो है आपके सिलेबस में रहने वाला है, यानी कि कार्बन एवं इसके यौगिक इससे भी कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ये भी कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में रहने वाला है। तो अब इससे प्रयोग देख लेते हैं। इसमें आपका पहला प्रयोग है एसिटिक एसिड यानी कि एथेनोइक अम्ल के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना। एसिटिक एसिड जो होता है, एथेनोइक एसिड, इसके कुछ गुण होते हैं, उनके गुणों को आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपका पहला है गंधक, लिटमस पत्र यानी कि विलयन पर प्रभाव, जल में घुलनशीलता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। फिर आपका दूसरा प्रयोग है इसी अध्याय से कठोर व मृदुल जल में साबुन के नमूने की शोधन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना। ये प्रैक्टिकल जो है वो बेसिकली आपके स्कूल में आपके क्लास टीचर जो है वो करवा देंगे। तो आपको ओनली सिलेबस, आपके चैप्टर देखने कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं तथा कौन कौन से डिलेटेड है, डिलेटेड को छोड़ के आपको सभी चीजें जो है आपको पढ़नी है। और बात रही प्रैक्टिकल की, तो वो आपके स्कूल में करवा दिए जाएंगे। बाकी आप यहाँ से नोट कर सकते हो कि आपका कौन कौन सा प्रैक्टिकल जो है वो आपको करने हैं। केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान से आपका अध्याय 5 जो है वो आपके सिलेबस से पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री का यानी कि रासायनिक विज्ञान का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का सिलेबस शुरू होता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से आपका अध्याय 6 है जैव प्रक्रम। तो ये कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी कि इस अध्याय से भी कुछ भी रिलेटेड नहीं है। जैव प्रक्रम ये संपूर्ण अध्याय जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। इस अध्याय से आपका प्रयोग है पहला, पत्ती की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाकर रंध्रों की स्थिति को दर्शाना। फिर आपका दूसरा प्रयोग है प्रयोग द्वारा दर्शाना कि श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो आपको प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग के जरिए दर्शाना है। अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, अध्याय 7 है नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये कंप्लीट चैप्टर आपका रहने वाला है तथा 7वें चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से कोई सा भी प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल नहीं रहने वाला है। तो अध्याय 7 आपका कंप्लीट है। इस अध्याय से आपका प्रयोग जो है वो कुछ भी नहीं रहने वाला। फिर आपका अध्याय 8 है जीव जनन कैसे करते हैं। तो ये भी कंप्लीट चैप्टर आपके बोर्ड में दिया गया है, यानी कि इस अध्याय से भी कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो इस अध्याय से आपका पहला प्रयोग है तैयार स्लाइडों द्वारा अमीबा में द्विविभाजन तथा ईस्ट एवं हाइड्रा में मुकुलन का अध्ययन करना। इसके बाद दूसरा जो है प्रयोग आपका प्रैक्टिकल है किसी एक द्विपत्री बीज के भ्रूण के विभिन्न भागों का अध्ययन करना, जो कि आपका मटर, चना या राजमा हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका अध्याय 9
आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसमें आपका आनुवांशिकता वाला जो है ये कंप्लीट टॉपिक आपके सिलेबस में आने वाला है, यानी कि इस चैप्टर के 2 भाग है आपका। पहला आनुवांशिकता जो कि कंप्लीट आपके सिलेबस में दिया गया है, एवं दूसरा जो है जैव विकास, ये कंप्लीट आपका ये इस अध्याय का ये जैव विकास वाला पार्ट जो है कंप्लीट आपके सिलेबस से रिलेटेड है। कहने का मतलब है जैव विकास से रिलेटेड जो भी है वो आपके सभी सिलेबस से रिलेटेड है, यानी कि आधा चैप्टर लगभग रिलेटेड है। तो कहाँ से रिलेटेड है, तो आपका टॉपिक नंबर 9.3 विकास से लेकर के टॉपिक नंबर 9.6 तक जो है वो पूरा रिलेटेड है। और इस अध्याय से आपका प्रयोग भी नहीं रहने वाला है। तो पहली बात, ये 9वां अध्याय जो है वो आपका आधा रिलेटेड है, आधा ही सिलेबस में है। और दूसरी बात, इससे कोई सा भी प्रयोग भी नहीं दिया गया है। अब यहाँ से आपका भौतिक विज्ञान का शुरू हो जाता है। तो भौतिक विज्ञान से आपका अध्याय 10 है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये अध्याय जो है ये आपका कंप्लीट बोर्ड में रहने वाला है। लेकिन इस अध्याय यानी कि इस चैप्टर से आपका व्युत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति यानी कि डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या होता है, आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, यानी कि वो बनते कैसे है उसी को व्युत्पत्ति कहा जाता है। और आपके कक्षा 11वीं और 12वीं में वो व्युत्पत्ति जो है वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है एग्जैक्टली वो आपके 2 नंबर 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपका कक्षा 10वीं जो है, 10वीं में आपके व्युत्पत्ति नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उस फॉर्मूले से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अध्याय 10 जो है वो कंप्लीट आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सब कुछ आने वाला है, बस व्युत्पत्ति नहीं आएगा, यानी कि फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। तो इस अध्याय से आपका प्रयोग क्या रहने वाला है, तो पहला प्रयोग है दूरस्थ वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा किसी अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। काफी बढ़िया प्रयोग है। फिर आपका दूसरा है विभिन्न आपतन कोणों के लिए कांच के आयताकार बॉक्स यानी कि गुटकों में से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग को दर्शाना। इसी में आपका आपतन कोण, निर्गत कोण तथा अपवर्तित कोणों को मापना तथा उनके परिणाम को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से आपका चैप्टर 10 जिसमें से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, केवल आपका डेरिवेशन यानी कि व्युत्पत्ति रिलेटेड है, और प्रयोग जो है वो आपके ये 2 रहने वाला है, जो कि काफी बढ़िया प्रयोग। फिर आपका भौतिक विज्ञान से यह अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर सिलेबस में रहने वाला है। इस चैप्टर से बस एक टॉपिक जो है आपका 11.6 टॉपिक जो है, छठा टॉपिक, इसमें आपका तीसरा है सब टॉपिक है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको डिलीट कर दिया गया है। फिर इसी अध्याय से आपका प्रयोग क्या है, तो एक ही प्रयोग है कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाना। तो ये कंप्लीट चैप्टर है बस इस छठे टॉपिक को छोड़ करके, और तथा आपका ये एक प्रयोग रहने वाला है। फिर है आपका अध्याय 12 विद्युत। तो ये विद्युत 12वां चैप्टर जो ये कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी कि इस अध्याय से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ये संपूर्ण अध्याय जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इस अध्याय से आपके 2 प्रयोग है, जिसमें पहला है किसी प्रतिरोध के विभवांतर यानी कि V वोल्टेज और I यानी कि करंट धारा की निर्भरता का अध्ययन करना तथा प्रतिरोध की माप करना। तो इसमें आपके V और I के बीच ग्राफ खींचना होगा, वोल्टेज और धारा यानी कि करंट के बीच। फिर आपका दूसरा प्रयोग है श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज पार्श्व क्रम में संयोजित 2 प्रतिरोध को यानी कि रेजिस्टेंस का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का आपका अध्याय 13 यानी कि अंतिम अध्याय है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इस अध्याय से 3 टॉपिक्स आपके रिलेटेड है, जिसमें आपका पहला है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दूसरा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा है विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनरेटर। इसमें आपका दृष्ट धारा यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, इनके आवर्ती और इनके फायदे को जो है वो याद करने, यानी कि इससे इससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी और एसी में आपके आवर्त, इनके आवर्त कैसे बनती है और इनके फायदे क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपका जीव विज्ञान का अंतिम अध्याय है अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। तो ये छोटा सा अध्याय है, ये कंप्लीट अध्याय आपके सिलेबस में रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के अनुसार कंप्लीट सिलेबस आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका सीबीएसई का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है।
अब आपको यह बता देता हूं कि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, दिल्ली डिपार्टमेंट की तरफ से आपका मिड टर्म एग्ज़ाम जो लिया जाता है या आपके स्कूल की तरफ से जो एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, जैव परक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार एवं हमारा पर्यावरण। तो ये अध्याय जो है वो आपके फर्स्ट टर्म में रहने वाला है और सेकंड टर्म में जो है वो आपका जितने भी सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है और आपका अंतिम में फाइनल जो है वो आपके पूरे सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही आपके स्कूल के एनुअल एग्जाम में भी सवाल पूछे जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा आपको इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एवं आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले।